तीन वनडे मैचेस की श्रृंखला में पहला ओडीआई मुकाबला 280 प्लस स्कोर खड़ा करने के बावजूद 8 विकेट से बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली इंडियन टीम ने जब दूसरा ओडीआई मुकाबला सेम उसी मैदान पर यानी कि मुल्लापुर में खेला तो वहां पर एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करने के बाद 290 प्लस का, जहां पर स्मृति मंधाना ने शानदार सेंचुरी भी लगाई और बाद में प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी। उस वनडे मैच के अंदर जो सेकंड ओडीआई था, फिर वहां पर ऑस्ट्रेलिया को इंडियन टीम ने बुरी तरह से हराया। तो उन दोनों मुकाबलों के बाद आज का ये जो मैच होगा, तीसरा ओडीआई और आखिरी मुकाबला जो कि सीरीज डिसाइडर भी होगा, मैदान यहां पर चेंज हो चुका होगा। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का वही मैदान जो कि फेमस है अपनी बैटिंग नेचर की वजह से, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यह मुकाबला होगा 20 सितंबर को दोपहर को 1:30 बजे से। भारत में ही है तो भारत के ही समय के हिसाब से, यानी कि एक बार फिर से एक डे नाइट वनडे मैच, जहां पर सेकंड इनिंग के दौरान ओस आने की संभावनाएं काफी हद तक बनी रहती हैं। लेकिन अगर हम पिच रिपोर्ट की तरफ चलें, खास करके अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के इस मैदान पर, जहां पर दो मुकाबले हो चुके हैं ओडीआई क्रिकेट की, अगर हम बात करें विमेंस फॉर्मेट में, तो 2 वनडे मैचेस यहां पर हुए हैं। एक वनडे मैच यहां पर हुआ था 1995 में, उसके पहले वाला मैच हुआ था 1985 में। मतलब इतने पुराने मुकाबले हैं कि उनके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं। तब तो मैदान का नाम भी अलग था, लेकिन अब फिलहाल जब इस मैदान पर मुकाबला होगा, एक फेमस बैटिंग ट्रैक पर, जो कि अच्छी खासी ड्राई नेचर की पिचेस यहां पर देखने को मिलती हैं, और ड्राई होने की वजह से काफी हद तक चांसेस भी होते हैं कि सेकंड इनिंग में जाकर के यहां पर थोड़े बहुत क्रैक्स भी डेवलप हो जाएं पिच के ऊपर। लेकिन उसमें भी एक जो खास बात होती है कि बाउंड्रीज जो कि काफी छोटी होती हैं। इवन आपने आईपीएल में मेंस मैचेस के दौरान भी देखा होगा कि बाउंड्रीज छोटी होती हैं, और पिछले वाले सीजन में वहां पर स्पिनर्स को ठीक ठाक हेल्प मिली थी, जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वो हेल्प और बेहतर होती चली जाती है। लेकिन जो एक संभावना ड्यू गिरने की है, वो हमको चेक करना पड़ेगा, जो कि हमको टॉस के बाद ही पता चल पाएगा। अगर ड्यू नहीं गिरती तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगी और एक अच्छा स्कोर खड़ा करके सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ड्यू की संभावना बनती है तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना प्रेफर करेगी। तो ये सारे जो आंकड़े अभी आपको मैंने बताए, जो डिस्कस किया मैंने आपको पिच के बारे में, वो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा टॉस के बाद की कैसी वहाँ पर पिच मिलने वाली है। उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूँगा। वहाँ पर आपको मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा पिच की, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सेकंड इनिंग में ओस आने की कितनी संभावना है, और उसकी बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी। आज के इस मैच की 6 टीमें हमको बनानी होती है, जो फ्री कॉन्टेस्ट जाकर के हमको खेलने होते हैं उसके लिए, तो वो 6 की 6 टीमें भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो जाकर के जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर, उन दोनों लिंक को जाकर के क्लिक करिए। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, क्लिक करके दोनों चैनलों को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, ताकि ना सिर्फ आपको वहां पर अपडेट्स मिल पाएं बल्कि पिच रिपोर्ट भी आपको मिल जाए, तो आप खुद की भी अपनी ऐसी टीम बना पाएं जो कि निश्चित तौर पर संभावनाएं आपकी बढ़ा दें। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये भी हम देखेंगे आगे की जो 6 टीमें हमारी बनेंगी, उन 6 की 6 टीमों में दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से प्लेयर कितनी कितनी टीमों में होनी चाहिए, किसको कितना ज्यादा प्रेफरेंस देना है उसकी यूटिलिटी के हिसाब से, उसको जानने के लिए भी पूरा वीडियो देखिए। फिलहाल ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेली थी इंडियन टीम की तरफ से, जहां पर एक इंजरी अपडेट है रेणुका सिंह ठाकुर को लेकर के, कि पिछले वाले मैच में जब ये अपना ओवर कर रही थी, यानी कि उस इनिंग का 18वां ओवर, तब ये जो है इनके पैर में दिक्कत हुई। उसके बाद ये मैदान के बाहर चली गई और उसके बाद बॉलिंग करती बिल्कुल दिखाई भी नहीं पड़ी, और इनका ओवर पूरा किया था अरुंधति रेड्डी ने। तो निश्चित तौर पर रेणुका सिंह ठाकुर को लेकर के लगभग तय है कि आज के इस मैच में नहीं खेलेंगी। बाकी क्रांति गौड़ ने तो जबरदस्त बॉलिंग करी है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्नेह राणा है, अरुंधति रेड्डी हैं, बाकी दीप्ति शर्मा और राधा यादव। तो ये 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में खेली थी, जिसमें से रेणुका सिंह हो सकता है आज के इस मैच में ना खेलें। और अगर रेणुका सिंह नहीं खेलती हैं तो निश्चित तौर पर श्री चरनी का एक ऑप्शन है, सयाली सदगारे का भी एक ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं कि जेमाइमा रोड्रिक्स भी फिलहाल इंजरी की वजह से बाहर हो चुकी हैं, और उन्हीं की जगह पर सयाली सदगारे का रिप्लेसमेंट आया है। तो ये सेकंड इंजरी अपडेट मोस्ट प्रोबेबल आज के इस मैच का होगा। तो निश्चित तौर पर जो करियर के आंकड़े हैं वो भी आप देख करके रखिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस का पता चले हर एक प्लेयर का। जैसे उमा छेत्री हो गए, सयाली सदगारे जो कि 3 वनडे मैच में 3 विकेट ले चुके हैं इंडिया के लिए, और उसके साथ साथ बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका वनडे करियर कैसा रहा है। जैसे ओवरऑल इस सीरीज के शुरू होने के पहले अगर आप देखें तो स्मृति मंधाना के 105 मैच में 46 का बैटिंग एवरेज है, 4588 रन है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 45, तो सेकंड इनिंग का 59 है। और पिछले दोनों मुकाबलों में आपने देखा, अभी आगे देखेंगे भी क्या स्कोर इन्होंने किया, दोनों मुकाबले में पहली इनिंग की बैटिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते दिखाई पड़ी हैं। और उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी पूरा करियर, और जो बैटर्स हैं उनका बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का, और जो बॉलर्स हैं फॉर एग्जांपल अरुंधति रेड्डी जिनका 9 मैचों का ही छोटा सा करियर अभी तक रहा है, 11 विकेटें ली हैं। लेकिन ये 11 विकेटें लेने में पहली इनिंग में जितनी विकेटें ली हैं, जितनी गेंदें करने के बाद 33 गेंदें ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में लगी हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में वहीं पर 55 गेंदें लग जाती हैं। तो दिखाई पड़ता है कि ये पहली इनिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होती हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बॉलर्स का भी स्ट्राइक रेट आप जरूर देख करके रखिए।
देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि पूरा करियर इनका जो चला है वो किस इनिंग में बेहतर रहा है या दोनों इनिंग में शानदार चला है। और उसी के बाद रीसेंट फॉर्म आकर के देखें, जिसमें आपको पता ही है कि 1-1 के बराबरी पर सीरीज फिलहाल आ चुकी है। इंडियन टीम ने सेकंड और लास्ट वाला ओडीआई मुकाबला जीता। अभी तक के दोनों मैचेस में स्मृति मंधाना ने शानदार काम किया है। इवन प्रतिज्ञा रावल ने भी 25 और 64 की 2 बढ़िया पारियां खेली हैं। स्टार्ट तो कम से कम अच्छा दिलाया है दोनों मैचेस में अपनी टीम को। हरलीन देओल ने पहले मैच में हाफ सेंचुरी तो दूसरे मैच में 10 रन बनाए और ये इनका नेचर भी रहा है स्कोरिंग का। अगर आप इनका पूरा रिसेंट फॉर्म आगे भी देखते चले जाएंगे ना, तो वही होता है कि किसी मैच में चलेंगी, किसी 2 मैच में नहीं चलेंगी, उसी तरीके से इनका करियर चलता है। बाकी हरमनप्रीत कौर ये तो पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म ही दिखाई पड़ी है। दीप्ति शर्मा ने जरूर पिछले मैच में शानदार काम किया है ऑलराउंडर, बाकी उसके पहले वाले मैच में विकेट नहीं ले पाई थी। ऋचा घोष ने लास्ट के दोनों मैचेस में अच्छे स्कोर किए, तेज तर्रार स्कोर किए, लेकिन बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई, जबकि मौके पूरे थे। इसके बाद राधा यादव ने पिछले दोनों मैचेस में मिलाकर के 1 विकेट लिया है, जहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास मौके बनते दिखाई पड़ नहीं रहे थे। अरुंधति रेड्डी ने पिछला वाला मुकाबला खेला, 1 विकेट लिया। स्नेह राणा ने अभी तक के दोनों मैचेस में 2 विकेट ली हैं, जबकि क्रांति गौड़ ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 4 विकेट ली हैं। रेणुका सिंह का आपको बता ही दिया कि 1 विकेट निकालने में कामयाब रही थी पिछले मैच में, लेकिन आज खेलेंगी या नहीं खेलेंगी उस पर डाउट है। बाकी जेमाइमा बाहर हो चुकी हैं। श्री चरनी ने पहला मैच खेला था, विकेट इनको नहीं मिला था। तो ये जो रिसेंट फॉर्म आपने प्लेयर्स का देखा, इंडियन प्लेयर्स का खास करके, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स समझ में आती हैं इनके फॉर्म के बेसिस पर या जो उनकी यूटिलिटी है, तो वो आपको बताओ तो एक तो रहेंगे स्मृति मंधाना, दूसरी रहेंगी दीप्ति शर्मा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अपना रोल प्ले करेंगी, स्नेह राणा और क्रांति गौड़, बाकी 2 और ऑप्शन हैं। मतलब ये 4 ऐसी प्लेयर होंगे जो कि आपकी जो 6 टीम बनेगी ना, मेरे हिसाब से कम 4 से 5 टीमों में ये 4 की 4 प्लेयर जरूर होनी चाहिए। और बाकी जो प्लेयर्स है, चाहे वो प्रतिज्ञा रावल हो, चाहे हरलीन देओल हो, चाहे हरमनप्रीत कौर हो, और इवन ऋचा घोष भी हों। और उसके बाद बॉलिंग में राधा यादव और अरुंधति रेड्डी, जिसमें अरुंधति रेड्डी मोस्ट प्रोबेबली पहली इनिंग के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है, लेकिन अगर ड्यू नहीं गिरती है, पिच स्पिनर्स फ्रेंडली होती है और स्लो होती है, जो कि सेकंड इनिंग में निश्चित तौर पर होने के चांसेस हैं, तो वहां पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी। और उसके अलावा बचती है रेणुका सिंह। अगर रेणुका सिंह नहीं खेलते तो श्री चरनी या जो भी इनके जहां पर खेलता है। बाकी जो प्लेयर्स बची हैं उन चारों के अलावा, उनको जो भी 6 टीम आप बनाएंगे ना, उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप प्रतिज्ञा रावल को तो लेके जाएंगे ही, चूंकि उनके बॉलिंग की भी अच्छी संभावना बनेगी, और हरलीन देओल को भी अगर आप साथ में लेकर के जा रहे हैं, तब वहां पर आपको ऋचा घोष की जरूरत पड़ेगी नहीं। और प्रतिज्ञा रावल, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, ये तीनों जिस टीम में होंगी उसमें से निश्चित तौर पर अगर आप ऐसी 6 टीमें बना रहे हैं जिसमें इन तीनों को रखना है, तो उसमें से कम 3 से 4 टीमों में तो तीनों होंगी, जिसमें से स्मृति मंदाना तो 4 से 5 टीमों में होंगी। लेकिन कुछ फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये कुछ टीम में हरलीन देओल को हटाइए, हरमनप्रीत कौर को रखिए, फिर कुछ टीमों में प्रतिज्ञा रावल को हटाइए, हरमनप्रीत कौर को रखिए। मतलब ये जो नीचे की बाकी तीनों खिलाड़ी हैं, प्रतिज्ञा रावल, हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर, जो 6 टीम आपकी बनेगी ना, उसमें से कम 2 प्लेयर हर टीम में होनी चाहिए। उस तरह से रोटेशन आपको करना है। बाकी दीप्ति शर्मा को तो आपको बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप एक ऐसी टीम बना रहे हैं जहां पर आप मान करके चल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर बैटर्स, जैसे खास करके प्रतिज्ञा रावल और हरलीन देओल नहीं चल पाएंगी, तब हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के साथ आपको ऋचा घोष को भी रखना है। ऐसी कम से कम 2 से 3 टीम आपको बनानी है। और बाकी बॉलिंग में राधा यादव सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए अगर ड्यू नहीं गिर रही है तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अरुंधति रेड्डी का आपको बता ही दिया। और बाकी निश्चित तौर पर रेणुका सिंह ठाकुर के जहां पर कौन खेलेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर रेणुका सिंह ही खेलती हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए वो भी काफी अच्छी ऑप्शन कम से कम 3 से 4 टीमों में रहेंगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें तो स्मृति मंधाना के 44 का बैटिंग एवरेज, 18 मैचों 790 रन, पहली इनिंग का 42 तो सेकंड इनिंग का 47 का एवरेज है। वहीं पर प्रतिज्ञा रावल ने इसी सीरीज के दो मुकाबले खेले, वही इनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आंकड़े को दिखाएगा भी। और बाकी हरलीन देओल के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे तो नहीं है, 54 रन पहले ही मैच में बना दिया था, उसको अगर आप हटा दें तो बाकी 5 मैच में केवल 80 रन है। हरमनप्रीत कौर के आंकड़े वैसे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इस सीरीज में बिल्कुल नहीं चली हैं। इसके बाद दीप्ति शर्मा के आंकड़े भी ओवरऑल जबरदस्त है ऑलराउंडर, इवन ऋचा घोष के भी। बाकी 2 मैच में 5 विकेटें हो चुकी हैं अरुंधति रेड्डी के। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अरुंधति रेड्डी के बाद स्नेह राणा के 9 मैच में 6 विकेटें हैं, क्रांति गौड़ के 2 मैच में 4 विकेट है। और बाकी प्लेयर्स के भी डेटा जो कि एवरेज या बिलो द एवरेज है वो आप वहां पर देख पा रहे होंगे। बाकी इस वेन्यू पर तो आपको बताया ही पिच रिपोर्ट के टाइम पर कि आखिरी वनडे मैच हुआ था 1995 में, तो ऑब्वियस सी चीज है कि कोई विमेंस क्रिकेटर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो चाहे वो इंडिया के हो इस मैदान पर खेली नहीं है वनडे क्रिकेट में, तो इनका कोई डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसके बाद आकर के देखिए प्लेयर बैटल, जिसमें आपको एक कमजोरी तो हमेशा से पता होगी खास करके स्मृति मंधाना की, वो है ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। हालांकि इस सीरीज में वो आंकड़े अगर आप देखें वो कमजोरी इनकी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ी है। अगर आप देखें तो असले गार्डनर पर ओवरऑल 116 गेंद पर 108 रन बना करके 5 बार आउट हुई हैं और आंकड़े को थोड़ा सा बेहतर किया, लेकिन फिर भी एक कमजोरी है। मेगन सूट को बहुत अच्छा खेलते हैं, डार्सी ब्राउन को भी बेहतर खेला है। तालिया मैकग्रा पर 41 गेंद पर 49 रन बना करके 2 बार आउट हुई हैं, इस सीरीज में भी
भी एक बार आउट हुई हैं। और बाकी किम गार्थ और एलाना किंग के खिलाफ इनके आंकड़े देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से प्रतिज्ञा रावल की बात करें तो ये ओवरऑल स्पिन अच्छा नहीं खेल पाती। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ भी आंकड़े बहुत खराब है। एलाना किंग की 10 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार और एशले गार्डनर की 21 गेंद पर 6 रन बना करके एक बार। इस सीरीज के दोनों मुकाबले में अभी तक स्पिनर्स पर यह आउट हुई हैं। पेसर्स अच्छा खेल जाती हैं। ठीक उसी तरह से हरमनप्रीत कौर का भी पूरा डेटा आप देख सकते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर तो कोई दिक्कत इनको नहीं होती, लेकिन जॉर्जिया वेयरहैम पर तो बहुत ही सस्ते में 2 बार, एशले गार्डनर एनाबे सदरलैंड पर भी 3 बार केवल 26 रन बना करके, गार्डनर पर 2 बार 51 रन बना करके आउट हो चुकी है। इवन मेगन सूट और एलिस पेरी पर भी आंकड़े बहुत ही एवरेज हैं। और बाकी हरलीन देओल के आंकड़े तो किसी के खिलाफ भी अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं उनके भी नंबर से यहाँ पर आप प्लेयर बटल के देखिए। और इसको देखने के बाद एक बात तो क्लियर कर ही सकते हैं कि जो बॉलर्स हैं, मेन बॉलर्स खास करके जो पूरे 10 ओवर 8 ओवर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एलाना किंग हो, इवन यहाँ पर मेगन सूट हो, और बाकी एशले गार्डनर और सदरलैंड तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन हो जाती है इंडियन टीम के खिलाफ। जो आपने प्लेयर बैटल का देखा उससे भी आपको ये चीज़ें पता चलती है। बाकी एलिस पेरी वो तो निश्चित तौर पर अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो यूटिलिटी लेकर के आती है उसकी वजह से। तो ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेला था। बाकी ये बॉलर्स हैं जिन्होंने जिस ओवर में आकर के जितने ओवर टोटल करे उसका डेटा आप देख सकते हैं, जिसमें एलिस पेरी ने केवल 2 ओवर किया था। बाकी जॉर्जिया वेयरहैम, तालिया मैग्रा और एलाना किंग, इन तीनों ने पूरे 4-4 ओवर करे थे। मेन बॉलर सदरलैंड है, डार्सी ब्राउन है, एशले गार्डनर और मेगन सूट है जो कि 8 से 10 ओवर के राउंड करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी ये बेंच है जिसमें पूरी संभावना बनते दिखाई पड़ रही है कि आज सोफी मोलिन्यूक्स हो गई और उनको मौका मिल सकता है, या ग्रेस हैरिस को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप की तैयारी ये लोग कर रही हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप की जो कि इंडिया में ही होना है, तो उसमें निश्चित तौर पर जैसा कि पिछले मैच भी चेंज किया, फेब लिचफील्ड को पहला मुकाबला खेलने के बाद दूसरे मैच में रेस्ट करा दिया, जबकि पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थी। तो वो चेंजेस आज भी हो सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें जॉर्जिया वॉल जो पिछला मैच खेल करके बिना खाता खोले आउट हो गई थी, ओवरऑल 3 मुकाबले खेल करके 173 रन बना चुके थी पिछले मैच के पहले। 63 का एवरेज पहली इनिंग का और 46 का एवरेज सेकंड इनिंग का, जिसमें एक ही इनिंग उनकी हुई है। और बाकी उसी तरह से जैसे आपने पीछे इंडियन प्लेयर्स के आंकड़े देखे थे ना, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के भी आंकड़े देख लीजिएगा पूरा भी और इनिंग के बेसिस पर भी। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी तक के दोनों मैच में जॉर्जिया वॉल ने जो एक मैच खेला उसमें ये चली नहीं। इवन एलिसा हेली भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं, लेकिन एलिस पेरी ने निश्चित तौर पर एक स्टेबिलिटी दी है। 44 और 30 नाबाद की पारियां खेल करके बॉलिंग भी करती हैं, तो चांसेस वहां से भी बनेंगे विकेट निकालने के या पॉइंट्स देने के। बाकी बेथ मुनी जो पहले मैच बहुत अच्छी पारी खेल करके गई, सेकंड मैच में चली नहीं, लेकिन सदरलैंड एक ऐसी ऑप्शन रही हैं जिन्होंने दोनों मैचेस में आउट एंड आउट एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है पूरी ऑलराउंडर के तौर पर, और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से कप्तान के तौर पर ये बन जाती हैं। बाकी एशले गार्डनर ने भी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 17 रन बनाए, 2 विकेट चटकाई। तालिया मैग्रा ने एक विकेट दोनों मैचेस में लिया है। जॉर्जिया वेयरहैम अभी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है, बेसिकली विकेट ही नहीं मिला है। और एलाना किंग को भी केवल एक ही विकेट मिला है। हालांकि इन दोनों के साथ एक माइनस पॉइंट जो रहा ना कि पिछले मैचेस में इनको पहले इनिंग की बॉलिंग करनी पड़ेगी, जहां पर ज़्यादा हेल्प था नहीं स्पिनर्स के लिए। लेकिन वहीं पर अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी डार्सी ब्राउन ने पिछले मैच में 3 विकेट लिया, मेगन सूट ने भी 3 विकेट लिया। और ये भी बता दूं कि अगर ये दोनों पेसर्स खेलती रहीं प्लेइंग 11 के अंदर आज के इस मैच में ना, तो ना सिर्फ ये दोनों पेसर्स बल्कि एशले गार्डनर और सदरलैंड जैसी दो ऑलराउंडर्स हैं, ये आपकी बनने वाली 6 में से 4 से 5 टीमों में जरूर होंगी। और बाकी ये जो टॉप के 4 बैटिंग लाइनअप के बैटर्स हैं उसमें खास करके एलिस पेरी को भी इसमें पे इंक्लूड करेंगे, जो कि 4 से 5 टीमों में बाकी चारों प्लेयर की तरह रहेंगी। बाकी अगर आप एलिसा हेली, जॉर्जिया वॉल दोनों के साथ जा रहे हैं प्लस एलिस पेरी, तो बेथ मुनी को आप किसी 2 या 3 टीम में ही रखेंगे। और बाकी अगर आप जॉर्जिया वॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, एलिसा हेली को भी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप कर रहे हैं, तब बेथ मुनी के साथ आपकी टीम में तालिया मैग्रा भी आएंगी, जो कि ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि गेंद से भी कुछ ना कुछ करके देंगी। और बाकी बॉलिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि पेसर्स तो ज़्यादातर टीमों में आपकी आएंगी, स्पिनर्स तभी आएंगे अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है, जिसमें आपने पीछे ये भी देखा था कि एलाना किंग ज़्यादा ओवर्स करती हैं जॉर्जिया वेयरहैम के कंपैरिजन में, तो एलाना किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसी वजह से। और इसको जब समझने के बाद कि कौन से प्लेयर कितनी टीमों में आएंगी, उसके बाद आप हेड टू हेड के आंकड़े देख लीजिए। ऑलमोस्ट हर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के आंकड़े ज़बरदस्त है इंडियन टीम के खिलाफ। अगर आप उसमें देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे तालिया मैग्रा के 11 में 309 रन है, केवल 6 विकेट है, लेकिन बैटिंग के नंबर्स बहुत अच्छे हैं ओवरऑल। और बाकी बॉलिंग में देखेंगे तो कुछ हद तक किम गार्थ के आंकड़े आपको थोड़े से बिलो द एवरेज दिखाई पड़ेंगे, इवन ग्रेस हैरिस के आंकड़े भी, लेकिन ओवरऑल सभी के आंकड़े ज़बरदस्त हैं। तो ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी वेन्यू के कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। इसके बाद प्लेयर बैटल के नंबर्स देखें तो वो आपके सामने है, जिसमें जॉर्जिया वॉल एक ऐसी प्लेयर रही हैं
अपने करियर में अरुंधति रेड्डी के दूसरी गेंद पर एक बार आउट हो चुकी है बिना कोई रन बनाए, और रेणुका सिंह ठाकुर की 50 गेंद पर 62 रन बना करके एक बार, जबकि एलिसा हेली क्रांति गौड़ पर 2 बार आउट हुई है। ध्यान रखिएगा पिछले दोनों मैचेस जो ओडीआई हुए हैं, दोनों मैचेस में एलिसा हेली को क्रांति गौड़ ने ही आउट किया है। स्नेह राणा पर भी एक बार रेणुका सिंह पर भी आउट हो चुके हैं, तो दिक्कत इनको क्रांति गौड़ पर आई है। बाकी बेथ मुनी की बात करें तो दीप्ति शर्मा पर एक बार, हालांकि अच्छे खासे रन बना करके, स्नेह राणा पर 2 बार 43 गेंद पर 39 रन बना करके, जिसमें पिछली इस सीरीज में भी एक बार आउट हो चुकी हैं। रेणुका सिंह और अरुंधति रेड्डी पर भी एक बार सस्ते में। बाकी एलिस पेरी की बात कर लें तो इनको दीप्ति शर्मा ने 3 बार आउट किया है, लेकिन 97 रन दे करके। बाकी रेणुका सिंह को बेहतर खेली, रेड्डी और राधा यादव पर थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं, तो वो दोनों बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती हैं। ठीक उसी तरह से बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके भी नंबर्स देखेंगे तो जो आपके लिए कंक्लूजन निकलेगा ना, वो यही निकलेगा कि दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी अगर खेल रही हैं तो वो, और साथ ही साथ क्रांति गौड़, ये वन ऑफ द बेस्ट 4 ऐसी ऑप्शन बनेंगी जो कि चारों की चारों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपकी टीम में आने के लिए। सीधा सीधा वही आपके लिए एक बनेगा कंक्लूजन। बाकी स्मृति मंधाना और सदरलैंड को आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों की टीम की कप्तान कप्तान यही होंगी, जिसमें बाकी ये 3 और डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारी फाइनल 6 टीम बनेगी आज की इस मैच की, और पिच रिपोर्ट जो होगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूँ टॉस के बाद। तो जा करके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन हो जाइए। बाकी ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख करके अपनी भी कम से कम 2-3 टीम तो बनाइए, जिससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।